वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग EMRS का जो PGT इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर का ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट चैनल पर आ चुका है जिसमें हमने 84 या 85 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 60 से 85 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद 85 क्वेश्चन से लेकर आपके 94 क्वेश्चन तक टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज हम 95 से क्वेश्चन नंबर 130 तक जितने भी क्वेश्चंस हमारे हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हम कल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को गलत बता दिया था। लेस्पियर और पाश्चे इंडेक्स से रिलेटेड शायद 81 क्वेश्चन था, तो 81 क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा उस करेक्ट आंसर को मैंने उसी वीडियो की फर्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप एक बार उस क्वेश्चन को वहां जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला गया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कैन प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिडक्शन इज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी एंड हायर इनकम फॉर फार्मर। ये क्या कह रहे हैं, जो हम फसलों का विविधीकरण करते हैं, मतलब एक ही लैंड पर अलग अलग टाइम पर मतलब काफ़ी सारी फसलें उगाते हैं, तो इसकी वजह से पहला जो फ़ायदा ये होता है कि हमारे एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है, और दूसरी बात हम दूसरे देशों से हमें कम इंपोर्ट करना पड़ता है और हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो कम हो जाती है और फार्मर की जो इनकम होती है ना वो बढ़ जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये बोली है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वाटर यूज एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोइल हेल्थ। ये क्या कह रहा है कि क्रॉप का जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो इससे ना तो आपके वाटर पर और ना ही सोयल की जो एफिशिएंसी होती है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। आप दोनों ही स्टेटमेंट को देखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, जब भी आप एक लैंड पर डिफरेंट क्रॉप्स का क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी वाटर एफिशिएंसी भी अफेक्ट होती है और सोयल की जो एफिशिएंसी होती है वो भी अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होगी आपकी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड कि जहाँ पर ए को राइट दिया गया है तो यहाँ पर आपका होगे कि यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है आपकी ऑप्शन नंबर ए, जो कि थर्ड ऑप्शन में आपको गिवन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब फिर आपसे यहाँ क्या पूछ लिया कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, और क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोडक्शन सेक्टर है। फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़िए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है एग्रीगेट कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, कि घरेलू क्षेत्र जो भी उपभोग करता है वो हमेशा क्या होता है, इज लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म इन इकोनॉमी। ये क्या कह रहा है कि हमारा घरेलू क्षेत्र जो वस्तु व सेवाओं पर जो खर्च करता है वो हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। किससे कम रहता है, जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ये बात सही है क्योंकि आपको पता है आपकी इनकम किसके बराबर होती है, या तो कंजप्शन प्लस सेविंग। यहाँ पर यही बात कह रहा है ना कि उसका कंजप्शन कम रहता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पर्सन क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हाउस होल्ड का जो कंजप्शन होता है वो जो है कम रहेगा, किससे, प्रोडक्शन सेक्टर के प्रोडक्शन से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर
कंज्यूम ना कर कर हो सकता है वो सेव ज़्यादा करे, क्योंकि उसका इनकम कैसे बनता है, कंजप्शन प्लस सेविंग से बनता है। तो हो सकता है वो कंजप्शन कम करे और सेविंग ज़्यादा करे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी है ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़िए। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है द फैक्टर इनकम, जो भी फैक्टर्स की वो इनकम कमाता है वो हमेशा इक्वल टू एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या आपका जो फैक्टर इनकम होती है, जितनी भी उसको फैक्टर से मिलती है, क्या वो सिर्फ उसमें वो हमेशा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, कंजप्शन पर जो खर्च होता है? नहीं, उसमें आपका सेविंग भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है। तो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर तभी तो बराबर होता है, सिर्फ कंजप्शन के बराबर थोड़ी ना आपकी इनकम होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है कि हमेशा आपकी फैक्टर इनकम इक्वल होगी एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के, ये रॉन्ग है। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है और ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो नोट करेक्ट है वो बताना है, तो नोट करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर देखिए ओनली बी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसका काफ़ी सारा डाटा मैंने देखा, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं इसका पता, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं कराऊंगी, क्योंकि गलत आंसर बताने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को ही छोड़ दिया जाए। क्योंकि एक सर्वे की रिपोर्ट है, और जो ये सर्वे की जो रिपोर्ट है ना आपकी सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे, इसमें क्या है, नंबर्स में डाटा तो वो शो करता है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि परसेंटेज में डाटा पूछा गया है। तो इस तरह का डाटा मुझे अभी इन्फॉर्मेशन में नहीं मिला, तो इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। आंसर की इसका क्या आंसर देती है उस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम मान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो कि 19 से 21 तक का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से क्वेश्चन पूछा है और ये बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शो क्या करता है कि इंडिया के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उनका जो न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है जो हमारे यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, उनका जो पोर्शन है, मतलब 15 से 49 ईयर्स की जो प्रेग्नेंट वुमेन का जो एज होती है, इसमें जो वुमेन्स को एनीमिया की प्रॉब्लम है, एनीमिया मतलब उनके अंदर खून की जो कमी है वो इंक्रीज हो रही है, ऐसा डाटा बताता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 के कंपैरिजन में। 2019-20 का जो 19 से 21 तक का जब आपने डाटा देखा तो उसमें जो है वो क्या हो रहा है कि वुमेन्स को एनीमिया की प्रॉब्लम इंक्रीज है। यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट कि इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो सभी इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें हमारी जो हालत है पहले से भी गिर गई है, तो इसमें यहाँ ये तो हो जाएगा रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि 2015-16 के कंपैरिजन में वो वुमेन्स जिनको एनीमिया प्रॉब्लम है वो बढ़ गया है रेट। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है एंड ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। और क्वेश्चन में आपसे राइट पूछा है तो आप ये कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाओगे। मैं आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है ना दोनों का ही एक बार दिखा देती हूँ, और मैंने इसको पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, आप इसको पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए ये है चाइल्ड का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है ना, चाइल्ड के न्यूट्रिशन स्टेटस में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं आप यहाँ से देख सकते हो इसको। इसके अंदर देखिए यहाँ पर कितने सारे इंडिकेटर्स हैं, 1 2 3 4, ये इतने सारे इंडिकेटर्स न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं। और ये 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है और ये 2019-21 का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है। तो आप देखोगे कुछ इंडिकेटर्स में तो इम्प्रूवमेंट आई है, 41.6 से 41.8 हुआ है, 54.9 से इम्प्रूवमेंट आई है, कुछ में इम्प्रूवमेंट आई है
लेकिन कुछ का जो स्टेटस है पहले से गिरा है। जैसे इस वाले में देखिए, यहाँ पर देखिए पहले 7.5% था, अब वो बढ़कर 7.7 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए लास्ट वाला, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु हैव ओवरवेट, कि जो चिल्ड्रन में 5 साल तक जो ओवरवेट की जो प्रॉब्लम है वो जो है 2015 के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अब क्या है, वो बढ़ी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया में जो चिल्ड्रन का जो न्यूट्रिशन के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट नहीं आई। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिखा दी मैंने कैसे रॉन्ग हुई। और उसके बाद हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि वुमेन्स, वो वाली जो कि 15 से 39 साल की एज की है और वो प्रेग्नेंट है और उनको क्या है, एनीमिया की जो है प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, जो यहाँ पर आप देखिए इस वाले ऑप्शन को पढ़िए, ऑल वुमेन एज, कौन सी एज बोली है, 15 से 49 ईयर्स हु हैज एन एनीमिया प्रॉब्लम, एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे ये आपका 2019 का डाटा है और ये आपका क्या है 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ। तो पहले ये परसेंटेज 53 था और अब ये बढ़कर कितना हो गया है, 57 हो गया है। तो आपने क्या देखा कि वो वुमेन जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है उनका जो परसेंटेज है हमारे उसमें बढ़ गया है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट राइट हुई और स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी रॉन्ग हुई। मैंने इसको पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा गया है, स्टॉक आर द मेजर एज पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वेयर फ्लो आर मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम स्टॉक और फ्लो वेरिएबल में बहुत बार डिफरेंस कर चुके हैं। तो हम ये कहते हैं कि स्टॉक जो होता है समय के एक निश्चित बिंदु पर उसको मापा जाता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फ्लो जो होता है उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मापा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है, चेंज इन अ स्टॉक मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वही बात कि अगर आपके स्टॉक में चेंज भी होता है, आपके पास जो किसी भी चीज़ का स्टॉक है, मान लो आपके पास कैपिटल का स्टॉक है, तो कैपिटल के स्टॉक में जो चेंज हुआ है उसको भी आप क्या करते हो, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मापते हो। ठीक है, मान लो मेरी कंपनी है उसमें कैपिटल में चेंज आया, तो मान लो आज का दिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो मैं इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस कैपिटल के स्टॉक को चेंज को मेजर करूंगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ आपसे बोला है कि मैच द फॉलोइंग मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड विद देयर पॉलिसी। क्या हुआ था कोविड के दौरान, आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट डिफरेंट क्या लेके आई थी, पॉलिसीज लेके आई थी, तो ताकि इकोनॉमी में जो डिस्ट्रेस चल रहा है वो दूर हो सके। तो जो कैश ट्रांसफ़र की जो ये स्कीम थी, इसका जो संबंध है, ये एक मेजर था, इसका जो संबंध है किससे था, कैश ट्रांसफ़र का संबंध किससे था, पीएम किसान से था। गवर्नमेंट ने क्या किया था, किसानों के खातों में एक किस्त जो है, किस्त के रूप में पैसा जो है डालना शुरू किया था। तो यहाँ पर कैश ट्रांसफ़र किसके साथ जाएगा, पीएम किसान के साथ जाएगा। फूड सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों के पास अनाज भी खाने के लिए नहीं है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम गवर्नमेंट कोविड के दौरान ही लेके आई थी, तो यहाँ पर इसके साथ जाएंगे। और उसके बाद एमएसएमई सेक्टर को गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया था, तो क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है वो उसके साथ जाएगी। स्किल डेवलपमेंट स्कीम का संबंध DDUGK से था। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ, ये तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसके लिए, इसकी फुल फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल रोजगार योजना। ये स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। अब आप इसको मैच करके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम। GDP में बी वेरी गुड मेजर ऑफ वेलफेयर। यहाँ बोल रहा है कि किसी भी देश का जो GDP होता है वो एक इकोनॉमी के वेलफेयर को बहुत अच्छे से बताता है। रियल GDP जो होता है कंसीडर एज अ
एज अ नेशनल इनकम इन इंडिया? क्या वास्तविक जीडीपी को भारत में राष्ट्रीय आय माना जाता है? अगला ऑप्शन देखिए, द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ कह रहे हैं ऊपर नॉमिनल जीडीपी और नीचे क्या है, रियल जीडीपी का रेशियो निकालते हैं तो हमारे जीडीपी डिफ्लेटर आता है। तो आप लोगों को पता है जीडीपी डिफ्लेटर का यही जो है फॉर्मूला होता है। अगला पॉइंट देखिए, ये भी राइट है हमारा। ये वाली स्टेटमेंट को पढ़िए, रियल जीडीपी जो होती है इज द मेजर एट बेस पीरियड। ये सही बात है, रियल जीडीपी जो होती है आपकी वो बेस ईयर प्राइसेस पर मेजर की जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एंड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, रियल जीडीपी जो होती है उसको नेशनल इनकम ही माना जाता है, तो ये भी बात सही है। लेकिन जीडीपी भी कभी भी गुड मेजर नहीं है वेलफेयर का। अगर किसी भी देश के वेलफेयर को आपको मापना है तो आप वहाँ के लोगों की पर कैपिटल इनकम देखो, ठीक है, पर कैपिटल इनकम देखो, रियल पर कैपिटल इनकम देखो। आप ये देखो कि वहाँ के लोगों को जो उनकी पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, उनका जो जीवन स्तर बहुत नीचा है, क्या वो ऊपर हुआ है? हो सकता है ना कि किसी भी इकोनॉमी में जीडीपी तो बढ़ रही हो लेकिन वहाँ पर लोगों का वेलफेयर ना बढ़ रहा हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि जीडीपी जो होती है गुड मेजर है लोगों के वेलफेयर को मेजर करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है अकॉर्डिंग टू केन्ज इन्वेस्टमेंट डिमांड किस पर डिपेंड करती है? इन्वेस्टमेंट जो निवेश होता है वो किस किस पर निर्भर करता है? लेवल ऑफ इनकम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने केन्ज के चैप्टर को भी कह सकते हैं या केन्ज के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन से बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो केन्ज हमेशा कहता है इन्वेस्टमेंट जो होता है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि हमने जो कैपिटल लगाई है वो कितना आपको एफिशिएंटली कमा कर देगी। तो यहाँ पर बी एंड सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क इन लॉन्ग रन वी आर ओल्ड डेड? किस इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि दीर्घकाल में तो हम मर चुके होते हैं? तो आप लोगों को पता है केन्ज कहता है कि हमें शॉर्ट रन की चिंता करनी चाहिए, लॉन्ग रन में तो हम मर ही जाएंगे। तो यहाँ पर जेएम केन्ज के साथ हम जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछा है आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब ये क्या है, आपका नेशनल इनकम को निकालने का फॉर्मूला है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 के पास सीधा आइए। यहाँ पर बोला है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। जब हम मार्केट प्राइस में से क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया तो आपका क्या निकल जाता है, ग्रोस जो आपका है डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये आपने प्लस कर दी, तो आपका क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। यही आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला भी बिल्कुल राइट है। बाकी जो भी फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं वो आपके क्या है, रॉन्ग है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 ये तो एक मैथमेटिकली फॉर्मूला था, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अडॉप्शन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट? कि इनमें से कौन सी मान्यता क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं मानते? लेबर को वो होमोजीनियस मानते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में होता है इसे भी मानते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी आपको गिवन होता है, लेकिन वेज और प्राइस फिक्स नहीं होते। वो यही तो कहते हैं कि वेजेस, अगर एक इकोनॉमी में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप वेज को कम कर दो, ज़्यादा लोगों को काम दो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो वेज रेट बढ़ा दो। तो वेज और प्राइजेज जो होते हैं वो फिक्स नहीं मानते, तो इसीलिए यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सी अजम्पशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। फिर वही आपको बोला है, दो रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और एक आपका एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आपको पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है, इस ये आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है।
ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता है कि जब आपकी MPC की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो मल्टीप्लायर जो होता है आपका 1 होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों ऑप्शन तो आपके राइट ही हैं, क्योंकि MPC और MPS की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। बाकी बचे ये 2 ऑप्शन, तो इसमें आप कैसे समझ पाओगे कि कौन सा करेक्ट है। तो आप लोगों को पता है जब आपका MPC की वैल्यू 0 होती है तब आपके जो मल्टीप्लायर होता है ना, केन्शियन मल्टीप्लायर, उसकी वैल्यू होती है 1। और इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर होता है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलती है। तो यहाँ पर ये 0 से इन्फिनिटी, ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, यही आपसे पूछा था कि क्या करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ RBI। RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, इनमें से क्या काम नहीं करता? टू डील विथ टाइम बिल्स, टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउसिंग, ट्रांसफर करता है करेंसीज का, लेकिन वो मनी जो है, लैंड, उधार पैसा देने का काम उसका नहीं है। कमर्शियल बैंक्स को देता है, लेकिन जो पब्लिक वगैरह को वो लैंड मनी नहीं देता। तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसका काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहली स्टेटमेंट को पढ़िए, डिमांड फॉर मनी अंडर स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। आप क्या करो, डायग्राम बनाओ, एक तरफ आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो, एक तरफ आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी है। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ रही है। तो यही तो बात यहाँ पर बन रही है कि डिमांड फॉर मनी अंडर स्पेक्यूलेटिव मोटिव इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीजिंग फंक्शन ही है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोली गई बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, यहाँ पर बोला है इन द सिचुएशन ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। जब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आती है तब क्या पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव है। अब आप पहले क्या करो, लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन बनाओ। अब लिक्विडिटी ट्रैप ये वाली सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी, अगर हम फिजिकल पॉलिसी लगाएं, फिजिकल पॉलिसी मतलब, फिजिकल पॉलिसी से क्या होगा, IAS कर्व लगाना। मतलब अगर आपने फिजिकल पॉलिसी लगाई, मान लो पहले इतनी थी, आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, तो आपके IAS में शिफ्ट आ गया, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया, जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप होता है तब आपकी जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो इफेक्टिव होती है। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया, लिक्विडिटी ट्रैप में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इनइफेक्टिव है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो गई। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है चूज द करेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग GDP, कि कौन सा मेथड जो है करेक्ट है GDP को एस्टिमेट करने के लिए। तो आपको पता है GDP को एस्टिमेट करने के लिए इनकम मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, रिवेन्यू आपका कोई मेथड नहीं होता। तो ACD ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द कंबाइन इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन। जब एक थ्योरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जब आपका मल्टीप्लायर भी काम कर रहा होता है और एक्सेलरेशन भी जो है काम कर रहा होता है, उस इफेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो वो इफेक्ट आपका क्या होता है, वो होता है आपका लिवरेज इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपको बोला गया है कि केन्जियन जो थ्योरी है मल्टीप्लायर की, केन्ज की, उसके कौन कौन सी मान्यताएं हैं। पहला है देयर इज नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये तो गलत है, इन्वेस्टमेंट में चेंज तो होता ही है, क्योंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही क्या है,
मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गई। सेकंड देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कांस्टेंट। तो आपने केन्जियन मल्टीप्लायर जब पढ़ा होगा तो वो एमपीसी को कांस्टेंट मान लेता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट आप पढ़िए, कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ करंट इनकम। ये रॉन्ग हो सकता है, इसमें इसलिए जरा सा डाउट है क्योंकि जब हम क्या करते हैं डायनामिक मल्टीप्लायर पढ़ते हैं ना, दो मल्टीप्लायर होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक। जब आप डायनामिक मल्टीप्लायर पढ़ते हैं तो वहां पर एक मान्यता दी गई है कि कंजप्शन जो होता है ना वो सिर्फ करंट इनकम का ही फंक्शन नहीं होता, वो आपकी प्रीवियस इनकम पर भी डिपेंड करता है। तो वो आपकी प्रीवियस इनकम का भी फंक्शन होता है। तो इसीलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसको भी हम इनकरेक्ट कहेंगे। तो आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के आई है वो सिर्फ सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से जो आपको पैसा मिल रहा है अगर वो आपकी फैक्टर पेमेंट से ज़्यादा है, आपको मान लो दूसरे देश से हमने ज़्यादा पैसा कमा लिया, हमने कमाया 500 करोड़ और हमें पेमेंट करनी है उनको 200 करोड़ की, ठीक है, हमने 200 ही देने हैं, तो हमें किसका कितने का फ़ायदा हुआ है, 300 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। तो हमारा इनमें फिर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो आपको पता है एक होता है जीडीपी आपका, एक होता है आपका जीएनपी। जीएनपी जो होता है नेशनल इनकम होती है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जब ऐड होगा तो हमारी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, किसके कंपैरिजन में, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जब हमें विदेशों से ज़्यादा पैसा मिलेगा और हमें पेमेंट कम करनी है तो हमारा जीएनपी ज़्यादा हो जाएगा, जीडीपी हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर ऑफिशियल एस्टीमेट ऑफ पॉवर्टी हेड काउंट रेशो 2011-12। पॉवर्टी का जो हेड काउंट रेशो है उसके हिसाब से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है कि पॉवर्टी कहाँ सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो जो रेशो आपका रहेगा ना पॉवर्टी का, क्या रहेगा आपका, बिहार के अंदर जब आप परसेंटेज में जब डाटा देखोगे ना, बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज ऑफ जो पॉवर्टी है, उसके बाद आपका आएगा झारखंड, यहाँ 28 पॉइंट कुछ परसेंट था, उसके बाद आपका आएगा चंडीगढ़ जहाँ पर 16.37% के आसपास है, फिर आपका रहेगा उड़ीसा, उड़ीसा में 15 पॉइंट कुछ समथिंग है। तो आपने क्या देखा, ये पहले ही इन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस इज लोअर देन जीडीपी एट करंट प्राइस। ये कह रहा है जो रियल जीडीपी है ना, जिसे हम कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करते हैं, वो आपकी कम है और करंट ईयर प्राइस पर जो आपकी जीडीपी है ना वो ज़्यादा है। तो ये क्या है, इन्फ्लेशन का टाइम है, सही बात है। तो क्या आएगा आपका, इन्फ्लेशन जो है राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी जो करंट जीडीपी है वो ज़्यादा है और जो प्रीवियस जीडीपी है वो कम है। तो इन्फ्लेशन राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टोटल फर्टिलिटी रेट अबव 2 एज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इस क्वेश्चन का डाटा भी मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, मतलब टेबल। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो टेबल है वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी तक भी जो फर्टिलिटी रेट है ना 2.4 या 2.3 के आसपास बना हुआ है, 2 से ज़्यादा है। बाकी उड़ीसा, चंडीगढ़, हरियाणा, इनमें फर्टिलिटी रेट 2 से कम है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा कि कौन सा स्टेट जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2 से ज़्यादा हो और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा पूछा है, तो उत्तर प्रदेश आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 आपसे पूछा है ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये सही बात है, जो हमें ट्रांसफर पेमेंट मिलती है
उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, बिकॉज ये हमारी जो अर्निंग फैक्टर सर्विसेज की नहीं होती, ये हमें एक पक्षीय भुगतान होते हैं हमारे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो हम ये क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला मैंने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो टेबल है वो आपको यहाँ पर फर्टिलिटी रेट वाली टेबल दी है, आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ एसबीआई डस नॉट इंक्लूड, जो आपका सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया है उसका कौन सा एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर होता है मतलब जो इन्वेस्टमेंट करता है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये एसबीआई का काम है। डेवलपमेंट करना सिक्योरिटीज़ मार्केट को या उसका रेगुलेशन करना, ये सब काम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट नहीं करता। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मुद्रा पर, विदेशी मुद्रा बाजार पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता, तो ये इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो 2020 है, इनमें निम्नलिखित में से जो है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉ जो है सब कंज्यूम, मतलब 2020 का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 है इसके अंदर किस किस एक लेबर कानून को जोड़ा गया है, मतलब कौन कौन सा उसके सब क्लोज में आता है, समझ गए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में कौन कौन सा लेबर लॉ इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर जो जो लेबर लॉ आते हैं वो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो आपका ए और सी इसका पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इफ बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव, आपके पास 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट होते हैं, एक बी एक्स वाई और एक इंटू बी वाई एक्स, ये दोनों ही बोला है नेगेटिव है, तो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, वो भी नेगेटिव ही रहेगा ना फिर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120, फिशर आइडल इंडेक्स क्या है। फिशर आइडल इंडेक्स जो है हार्मोनिक मीन है या मीडियन है। तो आपको पता है फिशर आइडल इंडेक्स जो है जियोमेट्रिक मीन होता है लेस्पेयर और पाश्चे का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपसे कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछा है। तो आप लोगों को पता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर 2 में समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू समेशन वाई का स्क्वायर, ये आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मेजर इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम लार्ज और स्मॉल वैल्यू, इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल मेजर एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित नहीं होता, चाहे एक्सट्रीम वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो। एक्सट्रीम वैल्यू है, मान लो आप कोई डाटा ऐड कर रहे थे, अचानक से 50 ऐड करना था, मैंने वहाँ 500 लिख दिया, तो एक्सट्रीम वैल्यू बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। मान लो 50 ऐड करना था, 5 ऐड कर दिया, तो एक्सट्रीम वैल्यू से जो प्रभावित नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रभावित होता है, अर्थमेटिक मीन प्रभावित होता है। तो यहाँ पर मीडियन जो होता है, मीडियन कभी भी आपका जो है मीडियन, क्योंकि एक पोजिशनल एवरेज होता है, आपको मिड वैल्यू बताता है, तो मीडियन कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू चाहे छोटी हो या बड़ी हो उससे प्रभावित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है इंडेक्स नंबर इज कंसीडर गुड व्हेन इट सेटिस्फाई, एक इंडेक्स नंबर को तभी अच्छा कहा जाएगा जब आपका टाइम्स रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को ही वो सेटिस्फाई करेगा, तभी वो आपका एक अच्छा इंडेक्स नंबर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड
नेगेटिवली स्क्यूड तो क्या कंडीशन होती है? हमने एस्टेट के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए तो बहुत बार किया है। जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है मोड की, फिर आपका मीडियन आता है, फिर आपका मीन की वैल्यू आती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा है इफ़ द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आपको दे रखा है, मोड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता है हमारा एक रिलेशनशिप होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीडियन की वैल्यू कितनी है? मीडियन की वैल्यू आपकी 25 है और मीन की वैल्यू जो आपकी है वो आपकी 15 है। तो यहाँ पर 75 में से आप 30 माइनस करोगे तो 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 का बजट है, फिजिकल डेफिशिएट 2023-24 के लिए क्या डिसाइड किया गया? तो हमने बजट को जब डिस्कस किया था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारा जीडीपी का 5.9% ये रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर बजट 2023-24 इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी इफेक्टिवली, ये कितना है? ये आपका 13.7 लाख करोड़ था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 128 क्वेश्चन, ये भी आपका बजट से ही आया हुआ है। अब ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोला है कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है, निगम कर जो प्रॉफिट पे लगता है, वो हमेशा जीएसटी से ज़्यादा होता है 2023-24 के बजट के हिसाब से। तो आपने देखा होगा कि आपका जीएसटी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 17% है, जबकि कॉरपोरेशन टैक्स तो आपका 15% था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो गई रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएसटी इज हायर देन बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। नहीं, आपको पता है बोरोइंग और लाइबिलिटी का कितना परसेंट था? आपका 34% के आसपास था बोरोइंग और लाइबिलिटी में जो पैसा जाता है, और जीएसटी आपका वही कितना 17% था। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी यहाँ पर रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पर आपका हो गई ना तो ऑप्शन ए सही है ना आपका बी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बजट से आया हुआ है। आपको बोला है एज पर बजट 2023-24 गवर्नमेंट इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर स्पेंड करती है? तो आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का 20 पैसे के आसपास, 1 रुपये में से 20 पैसे के आसपास गवर्नमेंट का इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी आपसे करेक्ट स्टेटमेंट जो है पूछी गई है कि 2023-24 के बजट के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। यहाँ पर बोला है टोटल साइज ऑफ बजट इज मोर देन 45 लाख करोड़। यहाँ पर बोला है टोटल साइज ऑफ बजट जो है आपका 45 लाख करोड़ से ज़्यादा है, बट बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज इन 2023-24 कंपेयर टू 2022-23। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो जो गवर्नमेंट का जो बजट है 45 के समथिंग 2-3 डिजिट्स और है, कुछ लाख करोड़ है, और गवर्नमेंट का क्या हो रहा है 2022-23 के कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के बोरोइंग्स जो है वो बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है बजट के बारे में। सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो रिवेन्यू डेफिशिएट हमारा 8.66 लाख करोड़, रिवेन्यू डेफिशिएट 8.6 लाख करोड़ है या नहीं, इस नंबर में मुझे डाउट है। एक बार आप इसको नेट से चेक कर लेना, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो लास्ट क्वेश्चन जो 130 क्वेश्चन है आप इसको नेट से सर्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय डीडी से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम जो भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।